तो लीजिए साहबान, इजराइल में चंद रोज की दूसरी किस्त आपके पेशे खिदमत है। जहाज का दरवाजा खुला तो गर्म हवा के थपेड़े ने मुझे इजराइल में खुश आमदेद कहा, लेकिन जल्द ही हालवे में एयर कंडीशनर की हवा ने उस थपेड़े का असर जायल कर दिया। जहाज के दरवाजे से इमिग्रेशन काउंटर तक खासा फासला था। रास्ते में सारे हालवे में इंतहाई दानिशमंदी से इजरायली पसे मंजर से ऐसे तस्वीरी इमेजेस बनाए गए हैं जिनसे यहूदियों की इल्मो अदब और साइंस और टेक्नोलॉजी में खिदमत से इंसान को आगाही हासिल होती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहती। इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचने से पहले उन तस्वीरी पैगामों के जरिए मुसाफिरों के शऊर में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन दाखिल कर दी जाती है जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इजराइल कोई मामूली मुल्क नहीं है। अगर वो गैर मुतअस्सिब हों तो वो दिल की गहराइयों से इजराइल की कामयाबियों को सराहने लगते हैं। लेकिन ये तस्वीरी पैगाम सिर्फ आम मुसाफिरों के लिए नहीं, ये दुनिया भर से इजराइल आने वाले यहूदियों के लिए खास अहमियत के हामिल है। इनमें से हर तस्वीरी पैगाम इजराइल आने वाले हर यहूदी को कहता है कि तुम इजराइल का हिस्सा हो और इजराइल तुम्हारा हिस्सा है। एक पैगाम में तो वाकईतन ये कहा गया है कि तुम हमारा हिस्सा हो और हम तुम्हारा हिस्सा हैं। ये सारे तस्वीरी खाके देखते और पैगाम पढ़ते हुए मैं सोच रहा था, अगर ये सब कुछ मेरे लिए इस कदर मुतासर कुन है तो दुनिया भर से आने वाले यहूदियों पर इसका क्या असर होता होगा। इन तस्वीरी खाकों को देखकर यकीनन फरते जज्बात से उनकी आंखें नम हो जाती होंगी। शिद्दत जज्बात से वो सिसक कर बेख्तियार पुकार उठते होंगे, इजराइल तू अजीम है। तेरे बेटे बेटियां दुनिया भर से तेरी मोहब्बत के नगमे गाते तेरे हजूर अकीदत का नजराना पेश करने चले आते हैं। इजराइल इजराइल इजराइल। इन्हीं ख्यालात में गुम मैं अपना बैग कंधे पर लटकाए रफ्ता रफ्ता पासपोर्ट कंट्रोल के साइन को फॉलो करता इमिग्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ रहा था कि दाएं हाथ तकरीबन 30 फुट ऊंची जर्द रंग की दीवार पर नजर पड़ी। दीवार को देखकर तासर उभरता था कि पत्थरों से बनाई गई है। मुझे दीवार के ऊपर मुखालिफ समत में मुसाफिर चलते दिखाई दिए। शायद वो सब लोग इजराइल यात्रा से वापस जा रहे थे। उनकी चाल डाल और रफ्तार से अंदाजा होता था कि वो इजराइल से मुतमईन अपने आर्जी तौर पर अपनाए वतनों को वापस लौट रहे हैं। अगरचे जिस्मानी तौर पर वो दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन उनके दिल, दिमाग और रूहें हमेशा इजराइल में रहते हैं। यही वजह है कि वो हमा वक्त इजराइल की खिदमत में कमर बस्ता रहते हैं। तवील रास्ता तय हुआ तो सब मुसाफिर इस हाल में दाखिल हुए जहां इमिग्रेशन काउंटर बने हुए थे। सारे मुसाफिर काउंटरों के सामने कतारों में खड़े होना शुरू हो गए। साथ साथ इमिग्रेशन हुक्काम ने आने वालों के पासपोर्टों पर दाखिले की मोहरें सब्त करना शुरू कर दी। हाल में ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से इमिग्रेशन के हुक्काम पर काम का दबाव बढ़ा तो उन्होंने फौरन 15 काउंटर और खोल दिए। इस तरह उनके काम की रफ्तार तेज हो गई और मुसाफिरों की लाइनों में तेजी से हरकत आने लगी। जिस लाइन में मैं खड़ा था उसे एक नौजवान इजरायली लड़की हैंडल कर रही थी। वो बाकी इमिग्रेशन हुक्काम के बरक्स हर मुसाफिर के साथ ज्यादा सवालों जवाब कर रही थी। लगता था तवील सवालों जवाब से मुसाफिरों को जक पहुंचाकर वो हज हासिल कर रही है। कई बार मैंने सोचा लाइन तब्दील कर लूं, लेकिन फिर आगे पीछे मुसाफिरों के एहसासात का ख्याल करते हुए उसी लाइन में खड़ा रहा। आखिरकार बारी आने पर जब मैं आगे बढ़ा तो उसने खिलाफे मामूल मेरा पासपोर्ट थामते हुए मुझे खुश आमदीद कहा। मैंने भी जवाबन खुश दिली का मुजाहरा करते हुए उसका हाल अहवाल पूछा। मेरे पासपोर्ट के मंदरजात पढ़ते हुए उसने मुझ पर पहला सवाल फेंका, तुम इजराइल क्यों आए हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए पुरसकून लहजे में जवाब दिया, मुझे तारीख यहाँ लाई है। वो मेरा जवाब सुनकर हल्का सा खिल उठी। कहने लगी, क्या तुम्हारी फैमिली यहाँ है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं। तो क्या कोई दोस्त है? अब भी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी।
नहीं, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने जवाब दिया। कहाँ ठहरोगे यहाँ पर? यरूशलेम में पैनोरामा होटल में कमरा बुक करवा रखा है। जिस तरह वो सवाल पर सवाल कर रही थी, लगता था उसे मेरे पासपोर्ट पर मोहर जब्त करने की कोई जल्दी नहीं है। फिर कहने लगी, यरूशलेम के अलावा कहाँ कहाँ जाओगे? मैंने कदरे पुरसकून लहजे में जवाब दिया, यरूशलेम में देखने के लिए इतना कुछ है कि 7 दिन पलक झपकते गुजर जाएंगे और कहीं जाने के लिए वक्त नहीं बचेगा। काश होता। मेरा जवाब सुनकर उसने मेरे पासपोर्ट पर दाखिले की मोहर जब्त की और पासपोर्ट वापस करते हुए मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे इजराइल में खुशामदीद कहा। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और अपना बैग दोबारा कंधे पर लटकाकर इमिग्रेशन हॉल से बाहर निकल आया। कस्टम में डिक्लेयर करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन वहीं कस्टम एरिया में मुझे करेंसी तब्दील करने का काउंटर दिखाई दिया। मैंने काउंटर के पीछे बैठी लड़की से पूछा कि शैकल का सबसे बड़ा नोट कौन सा है। कहने लगी 100 शैकल। मैंने उससे करेंसी का रेट पूछा, जो मुझे मुनासिब लगा। मैंने यूएसए से रवानगी से पहले करेंसी का रेट चेक कर लिया था। मैंने अपने बटुए से $100 के 10 नोट निकालकर लड़की को देते हुए कहा वो उन्हें शैकल्स में तब्दील कर दे। उससे शैकल्स लेकर मैंने बटुए में डाले और अपना बैग दोबारा कंधे पर लटकाकर ग्रीन चैनल से बाहर निकल आया। पास ही कुछ कस्टम हुकाम एक नौजवान फलस्तीनी के सामान का मुआयना कर रहे थे। कस्टम वालों और उस नौजवान फलस्तीनी में तकरार चल रही थी, लेकिन वो एक दूसरे से क्या कह रहे थे उसमें से कुछ मेरे पल्ले न पड़ा, क्योंकि वो दोनों इब्रानी में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उन्हें वहीं एक दूसरे से तकरार करते छोड़ा और खुद कस्टम हॉल से बाहर निकल आया। जहाज से उतरने से लेकर इमिग्रेशन और कस्टम से गुजरने तक मुझे इजराइल के बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इजराइल में दाखिले के लिए मुझे इमिग्रेशन या कस्टम के लिए कोई फॉर्म न भरना पड़ा। वरना किसी भी और मुल्क में कस्टम का फॉर्म ना भी हो, लेकिन इमिग्रेशन का फॉर्म बहरहाल भरना पड़ता है। जब जहाज तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतर रहा था, मैंने एयर होस्टेस से इमिग्रेशन फॉर्म के बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया कि इजराइल में दाखिले के लिए ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। उसका जवाब सुनकर मुझे महसूस हुआ वो इस शोबे में नई है और उसे इस बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल नहीं है। लेकिन उसने ठीक कहा था, इजराइल में दाखिले के लिए कोई फॉर्म नहीं था। उस वक्त मुझे कई ममालिक के इमिग्रेशन फॉर्म याद आए जिन्हें भरने के लिए मुसाफिर को जहाज में भी वकील ढूंढना पड़ता है। इजराइल में पहला दिन। इमिग्रेशन और कस्टम और काम से फारिग होकर बाहर पैसेंजर लॉन्ज में कदम रखा तो मुझे वहां पर बहुत से मुंतजिर चेहरे दिखाई दिए, लेकिन वो मेरा नहीं अपने अजीजों अकारब का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कई एक ने अपने हाथों में मुख्तलिफ नामों के कतबे उठा रखे थे। मुझे भी किसी ऐसे ही कतबे की तलाश थी जिस पर मेरा नाम लिखा हो। पैनोरामा होटल वालों ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि उनका ड्राइवर मुझे वसूल करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद होगा, लेकिन तलाशे बसियार के बावजूद मुझे वहां अपने नाम का कतबा बरदार कोई बंदा बशर दिखाई न दिया। आखिर मैंने हर कतबा बरदार के पास जाकर उन पर लिखा नाम बगौर पड़ा, लेकिन स्वाय मायूसी के कुछ हाथ न आया। मुझे एयरपोर्ट से बाहर आने में कोई गैर मामूली वक्त भी सिर्फ नहीं हुआ था। दोपहर के 2 बजे मेरा जहाज बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। मैं 3:15 बजे के करीब पैसेंजर लॉन्ज में अपने ड्राइवर का मुंतजिर था, हालांकि असूलन उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। 16-17 घंटे के सफर ने मुझे खासा थका दिया था। उस पर लहू में डूबी दाहिनी आंख मुस्तजाद, दाईं आंख की खराबी बाईं आंख की नजर का तवाज़ुन भी खराब कर रही थी। मेरे पास होटल वालों का नंबर मौजूद था, मेरा सेल भी वहां पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने होटल वालों को कॉल करने की जहमत गवारा न की। मुझे वहां एक टैक्सी वाला दिखाई पड़ा। मैंने उससे पूछा, यरूशलेम चलोगे? उसने एड्रेस पूछा। मैंने होटल का एड्रेस बता दिया। कहने लगा, मैं जानता हूँ ये होटल कहाँ है। मुझे अंदाजा था कि बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टैक्सी ड्राइवर यरूशलेम जाने के 3 या 400 शैकल चार्ज करते हैं। फिर भी इत्मीनान के लिए मैंने उससे पूछा कि वो यरूशलेम जाने के कितने शैकल लेगा। उसने कहा वो मीटर देखकर बताएगा कि जहाज में
कि जहां मैं जा रहा हूं उस जगह का कितना किराया बनता है। ये सुनकर के लिखा हुआ किराया बताएगा, मैं उसके साथ टैक्सी में सवार हो गया। उसने टैक्सी स्टार्ट की और चल पड़ा। टैक्सी यरूशलेम जाने वाली फ्रीवे पर चढ़ी तो उसने मीटर ऑन किया तो मीटर पर 450 शेकल की रकम रोशन हो गई। मैंने जिंदगी में पहला टैक्सी मीटर देखा था जिसने सफर के इख्तिताम से पहले सारे सफर का किराया बता दिया था। किराया देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ ज्यादा रकम बता रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फ्रीवे पर उतरना या उसे वापस एयरपोर्ट पर जाने के लिए कहना पागलपन था। चनाचे मैंने चुपचाप बैठे रहने में अफियत समझी। मैंने सोचा होटल पहुंचकर उनसे किराए का पता करूंगा ताकि ये मुझे ज्यादा चार्ज न करें। अमेरिका की तरह इसराइल में भी ट्रैफिक दाएं हाथ चलती है। मेन शहरों को मिलाने वाली फ्रीवे भी तकरीबन अमेरिका की तरह है। फ्रीवेज पर बोर्ड भी अमेरिका की तरह है जिन पर शहरों के नाम इब्रानी, अरबी और अंग्रेजी में लिखे हैं। यरूशलेम का नाम बोर्ड पर कई तरह लिखा मिला। अरबी में कम से कम इसकी 2 शक्लें थी, यरूशलेम और अल-कुद्स, जबकि अंग्रेजी में जेरूशलम और इब्रानी में सिर्फ शलेम लिखा था। टैक्सी ड्राइवर की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो चुका था कि मौसूफ फलस्तीनी नहीं बल्कि यहूदी है। उसकी रहायश गाह तल अबीब में थी और वो गुज़श्ता 27 साल से टैक्सी चला रहा था। यरूशलेम जाते हुए रास्ते में उसे 2-3 बार फोन कॉल भी आई, जिसके बारे में उसने बताया कि वो उसकी बीवी की कॉल थी। कॉल आने पर हर बार उसने गुफ्तगू इब्रानी में की। ज़बानों के बारे में उसने बताया कि उसे 5 ज़बानें आती हैं, इब्रानी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी और हस्पानी। अपनी फैमिली के बारे में उसने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटियां। बेटा सबसे बड़ा है, बेटियां उससे छोटी हैं। दोनों बेटियों की शादियां हो चुकी हैं, जबकि बेटा अभी कमवारा है। मेरे इस्तफसार पर उसने अपने बेटे के बारे में बताया कि वो भी उसकी तरह टैक्सी ड्राइवर है और यहीं तल अबीब में टैक्सी चलाता है। बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यरूशलेम जाते हुए मुझे एहसास हुआ कि फ़ज़ा से मैंने इसराइल का जो इमेज अपने जहन में बनाया था वो ठीक नहीं था। इसराइल खजूर की गुठली जैसी छोटी सी बेमाया रियासत नहीं थी, बल्कि एक हकीकी रियासत थी जिसका अपना एक निज़ाम है, अपना एक जोग्राफिया है, अपना एक लैंडस्केप है। तल अबीब फ़ज़ा से एक सहराई शहर दिखाई देता था, लेकिन यरूशलेम तक का सारा रास्ता पहाड़ों और छोटे छोटे मैदानों का रास्ता था, जिस पर जगह जगह पहाड़ी इलाकों जैसी खेती बाड़ी की गई थी। कई जगह पहाड़ों पर जंगली दरख्त उगाए गए थे, जिन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो फितरती जंगल नहीं बल्कि मसनूई जंगल हैं, जिन्हें दस्ते फितरत ने नहीं बल्कि दस्ते इंसानी ने काश्त किया है। इससे इसराइली रियासत का अज़्म ज़ाहिर होता है कि वो अपने ज़ेर तसल्लुत इलाके का इंसानी और फितरती लैंडस्केप मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का मुसम्मम इरादा रखती है। बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यरूशलेम जाते रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ों पर अगर मसनूई जंगल उगाने की कोशिशें नजर आती हैं तो सारे फ़लस्तीन में यहूदी आबादकारों के लिए जगह जगह यूरोपीय स्टाइल में तामीर की गई बस्तियां भी देखी जा सकती हैं, जिनका वाज़ेह मकसद अरब आबादियों को इस तरह महसूर करना है कि रफ्ता रफ्ता उनके लिए जिंदा रहने के इम्कानात तकरीबन मसदूद होते जाएं, ताकि वक्त के साथ उनका खुद ब खुद सफाया हो जाए या वो इजराइल छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस मकसद के हसूल के लिए अरब इलाकों में सिर्फ यहूदी आबादकारों की बस्तियां ही नहीं तामीर की गई, बल्कि अरब आबादियों के इर्द गिर्द ऐसी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं कि उनका राब्ता इजराइली आबादियों से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। इस मकसद के लिए गजा और इजराइल के दरमियान खड़ी की गई दीवार को तो यूएनओ और दीगर बैनुल अक़वामी अदारे जानते हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी को भी इसका इल्म है, लेकिन ऐसी कई और दीवारें जिनके बारे में बैनुल अक़वामी बरादरी कुछ नहीं जानती, वहां रहने वाले अरबों का हाल गजा के रहायशियों से कुछ कम अबतर नहीं। मैं बात कर रहा था अपने यहूदी टैक्सी ड्राइवर की, जो मुझे एयरपोर्ट से उठाकर मेरे होटल छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में मसनूई जंगलात से बात इसराइल में फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी सेटलमेंट्स की तरफ निकल गई।
एयरपोर्ट से निकलने के बाद गाड़ी तकरीबन 45 मिनट फ्रीवे पर दौड़ती रही और फिर यरूशलेम की हदूद में दाखिल हो गई। नया यरूशलेम किसी भी हवाले से दुनिया का जदीद शहर है। बुलंदोबाला इमारतें, कशादा दोरोइया सड़कें, सड़कों के इर्द गिर्द कादावर घने दरख्त, ट्रैफिक का जदीद निज़ाम, सड़कों पर चलने वाली खूबसूरत ट्रामें, मगरबी लिबास में मलबूस लड़कियां, लड़के और खातिन हजरात को देखकर नए यरूशलेम पर मगरबी मुल्क के शहर का गमान गुजरता है। इसराइल ने कई साल पहले यरूशलेम को अपना दारुस सल्तनत डिक्लेयर किया था। कई इस्लामी मुल्कों ने इस पर एहतजाज भी किया था। अब भी दुनिया के बहुत से ममालिक यरूशलेम को इसराइल का दारुस सल्तनत तस्लीम नहीं करते, लेकिन मेरे जहन से ये बात निकल चुकी थी कि यरूशलेम इसराइल का दारुस सल्तनत है। मुझे इस बात का उस वक्त दोबारा ख्याल आया जब टैक्सी ड्राइवर ने एक बहुत बड़ी इमारत की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया कि ये इजरायली वजीर आजम की सरकारी रहायशगाह है। रहायशगाह के इर्द गिर्द पुलिस ने सिक्योरिटी लाइन्स खड़ी कर रखी थी। मुझे ये भी याद नहीं था कि इजराइल का आजकल वजीर आजम कौन है। मेरे इस्तफसार पर टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि आजकल इजराइल का वजीर आजम बीबी नेतन्याहू है। बीबी नेतन्याहू का नाम सुनकर मैं हंसे बगैर न रह सका। टैक्सी ड्राइवर ने मेरी बेसाख्ता हंसी का सबब पूछा। मैंने कहा, किसी वक्त नेतन्याहू अमेरिका में इसराइल का सफीर था। उस वक्त वो दाएं बाजू के अमरीकी दकियानूसियत पसंद मीडिया का इंतहाई पसंदीदा कमेंटेटर था। मिडल ईस्ट के हालात पर तबसरे के सिलसिले में वो हमेशा मीडिया पर रहता था। हमें अक्सर उसके ख्यालात और नजरियात सुनने को मिलते थे। उसके उन तबसरों की वजह से उसे हम शायद इजरायलियों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि ड्राइवर ने गाड़ी एक होटल के पार्किंग लॉट में पार्क की। होटल की पेशानी पर लिखा था पैनोरामा होटल, लेकिन उस होटल की इमारत मुझे उस पैनोरामा होटल से मुख्तलिफ दिखाई दी जो मैंने इंटरनेट पर देखी थी। मैंने ड्राइवर से कहा, मुझे ये होटल मुख्तलिफ दिखाई पड़ता है। उसने कहा, सारे यरूशलेम में यही एक पैनोरामा होटल है जिसे मैं जानता। पास ही मुझे एक और टैक्सी ड्राइवर दिखाई दिया। वो शक्लो सूरत से फलस्तीनी लगता था। उसने कहा, हाँ, ये पैनोरामा होटल उससे मुख्तलिफ है जहाँ तुम्हें जाना है। वो पैनोरामा होटल पुराने यरूशलेम के इलाके रासुल अमूद में वाक़ है। रासुल अमूद का नाम सुनते ही यहूदी टैक्सी ड्राइवर ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि वहां जाने से यहूदी होने की वजह से उसे कत्ल किया जा सकता है। फिर उसने मेरा सामान उठाकर फलस्तीनी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में रखा। मुझसे 450 शेकल लेकर फलस्तीनी टैक्सी ड्राइवर को 50 शेकल दिए और इससे इस्तदाद की कि वो मुझे रासुल अमूद वाले पैनोरामा होटल तक पहुंचा दे। इससे पहले कि फलस्तीनी टैक्सी ड्राइवर कोई जवाब देता, यहूदी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी गिर में डाली और वहां से 9211 हो गया। फलस्तीनी टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से उसका गाड़ी नंबर नोट किया और फिर मुझे कहने लगा, वहां से रासुल अमूद के 70 शेकल बनते हैं। वो मुझे 50 शेकल दे गया है। मैं इस सूरत हाल से खासा बेजार हुआ। मैंने उसे 20 शेकल और दिए और उससे इस्तदाद की कि वो मुझे पैनोरामा होटल पहुंचा दे। 20 शेकल और वसूल करने के बाद फलस्तीनी टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी गियर में डाली और पुराने यरूशलेम में वाक़े रासुल अमूद की तरफ चल पड़ा। इस तरह जूं तूं करके मैं 5 बजे के करीब रासुल अमूद वाले पैनोरामा होटल पहुंचा। पैनोरामा होटल का इस्तकबालिया क्लर्क एक खासा खुश अखलाक फलस्तीनी नौजवान था। उसकी सारी तालीम कनाडा में हुई थी। अपने कनाडा के क़याम के दौरान वो अमेरिका भी कई बार जा चुका था। वो सैन फ्रांसिस्को, LA और लास वेगस जा चुका था। उसका नाम अब्दुल रहीम था। उसने मुझे इंतहाई इत्तेफाक से होटल में खुशामदीद कहा। रस्मी कार्रवाई करके कमरे की चाबी मेरे हवाले की। इससे पहले कि मैं चाबी पकड़कर अपने कमरे में जाता, एयरपोर्ट से उस ड्राइवर की कॉल थी जिसे होटल वालों ने मुझे रिसीव करने के लिए भेजा था। वो अब्दुल रहीम से कह रहा था कि उसकी फ्लाइट के सब मैनेजर जा चुके हैं, पैसेंजर जा चुके हैं और मुझे मिस्टर अशरफ कहीं दिखाई नहीं दिया। डेस्क क्लर्क ने उसे बताया कि मिस्टर अशरफ तो होटल पहुंच चुके हैं, इसलिए वो अज़राए करम वापस आ जाए।
میں نے کمرے میں جا کر سامان رکھا، گرم پانی سے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے ایک بلاک کے فاصلے پر مسجد اقصی کا سرمئی اور ڈوم آف دا راک کا سونے کی طرح چمکتا سنہری گنبد دکھائی دیا۔ میں کافی دیر تک کھڑکی میں کھڑا دونوں گنبدوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈوم آف راک کی تصویر ہے جو کہ میری کھڑکی سے نظر آ رہی تھی۔ بہرحال اسرائیل آنے کے لیے میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں اتوار کی صبح 4 بجے بستر سے اٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اب یروشلم میں سوموار کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں نے سرمئی و سنہری گنبدوں کو دیکھتے تھوڑی دیر سستانے کے لیے سر سرہانے پر رکھا تو کھلی کھڑکی سے یروشلم کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے مجھے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ رات بھر گہری نیند سویا رہا۔ صبح اٹھا تو اسرائیل میں آئے مجھے دوسرا دن ہو رہا تھا۔ اسرائیل میں دوسرا دن۔ میں نے ابھی ڈوم آف راک کا ذکر کیا تھا تو یہ داخلے کے راستے کی طرف سے ڈوم آف راک کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اس مقام سے تشریف لے گئے تھے۔ اسرائیل میں دوسرا دن۔ اسرائیل میں پہلا دن اس طرح گزارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا ہوٹل پہنچتے ہی نہا دھو کر کپڑے بدلوں گا، کچھ کھانے کی طلب ہوئی تو ہوٹل کی بالائی منزل پر بنے ریستوران میں کچھ کھاؤں گا، پھر مسجد اقصی اور ڈوم آف دا راک کی زیارت کے لیے جاؤں گا، وہاں کچھ دیر قیام کروں گا، پھر ہوٹل آ کر سو جاؤں گا اور اگلے دن باقی سیاحتی مقامات کے لیے نکلوں گا۔ لیکن فطرت انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ فطرت نے میرے سارے منصوبے اس طرح تبدیل کیے، میں رات کا کھانا کھائے بغیر سو گیا اور سویا بھی تو اس طرح گھوڑے بیچ کر کے اگلے دن صبح 8 بجے آنکھ کھولی۔ ہوٹل میں ناشتہ صبح 7 سے 9 بجے تک فری ہوتا ہے، اس کے بعد ناشتہ بند کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی شاور لیا، کپڑے بدلے اور ہوٹل کے چھٹے فلور پر ناشتے کے لیے پہنچ گیا۔ اس فلور پر 3 اطراف سے بڑے بڑے شیشوں کی کھڑکیاں اس طرح لگائی گئی ہیں کہ سارا پرانا یروشلم ایک پیالے کی طرح ہوٹل کے چاروں طرف نظر آتا ہے۔ یروشلم جس پہاڑی سلسلے پر واقع ہے اسے انگریزی میں جورڈین ماؤنٹینز اور عربی میں جبال الخلیل کہتے ہیں۔ جبال الخلیل اور جبال الحبران اسرائیل کا پہاڑی سلسلہ جو بحر روم سمندر کے ساحلی میدانوں سے لے کر ویسٹ بینک میں بحر مردار تک پھیلا ہے۔ رام اللہ مغربی یروشلم جسے نیا یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور مشرقی یروشلم جسے پرانا یروشلم بھی کہتے ہیں جبال الخلیل پر واقع ہیں۔ بیت اللحم اور ہیبران بھی اسی پہاڑی سلسلے پر واقع ہیں۔ تل ابیب اور یافا جو کہ بحر روم کے ساحلی میدانوں پر واقع ہیں، یروشلم کی طرف سفر کریں تو ابتدا میں پہاڑ مٹی اور پتھروں سے بنے دکھائی دیتے ہیں، لیکن یروشلم سے بحر مردار کی طرف بڑھے تو پہاڑوں سے پتھر تقریباً غائب ہو جاتے ہیں۔ مٹی کا انتہائی دودھیا رنگ اس میں چونے کی بافرات موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ جبال الخلیل کی یہ وجہ تسمیہ حضرت ابراہیم کا لقب الخلیل ہے۔ الخلیل کا مطلب ہے خدا کا دوست۔ حضرت ابراہیم کی نسبت ہی کی وجہ سے شہر حبران کو بعض اوقات الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ ہوٹل کے ایک طرف جبل زیتون ہے جسے انگریزی میں ماؤنٹ آف آلیو کہا جاتا ہے۔ جبل زیتون کو اس پہاڑ پر بہت زیادہ زیتون کے درختوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک طرف جبل الطور ہے، لیکن یہ وہ جبل الطور نہیں جہاں جا کر حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وہ طور دشت سینا میں ہے جو کہ مصر میں واقع ہے۔ جبل الطور کے ساتھ ہی شہر داؤد ہے۔ اس سے آگے جبل المکبر ہے۔ جبل المکبر کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب اسی طرف سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تھے۔ اس پہاڑ سے جب انہیں مسجد اقصی دکھائی دی تھی تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر بآواز بلند تکبیر کہی تھی، جس کی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل المکبر پڑ گیا تھا
اور اب تک وہاں آباد عرب مسلمان اسے جبل المکبر کہہ کر ہی بلاتے ہیں۔ ناشتے سے پہلے میں کافی دیر تک تینوں طرف کھلنے والی قداور کھڑکیوں کے شیشوں سے شہر پر جمال، شہر الانبیاء کے حسن سے مبہوت و مسحور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ ہوٹل کی کھڑکیوں کے چاروں طرف پھیلے یروشلم کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں شہر کی تاریخ کے کئی باب کھلے اور بند ہوئے۔ مجھے محسوس ہوا میرے سامنے یروشلم نہیں، ہزاروں سالوں کی تاریخ کے اوراق بکھرے پڑے ہیں، جن پر لکھے واقعات دلچسپ بھی ہیں اور عبرت انگیز بھی۔ یروشلم ایسا شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والے مقدس جانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی تو یروشلم کو اپنا سب سے مقدس شہر سمجھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اول اور رسول پاک کے سفر معراج کا پہلا مقام ہونے کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں سے کم مقدس نہیں۔ یروشلم کو اپنی 2000 سالہ تاریخ میں تقریباً اس علاقے میں سب فاتح قوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کنعانیوں، مصریوں، ایرانیوں، رومیوں، عربوں، عثمانیوں اور انگریزوں نے حکومت کی اور اپنی اپنی تہذیب کے اثرات یروشلم پر چھوڑے، لیکن آرمینیوں، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اثرات یروشلم پر سب سے زیادہ گہرے ہیں۔ اس وقت عملی طور پر تہذیبی اعتبار سے یروشلم انہی 4 کمیونٹی میں بٹا ہوا ہے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے پرانا یروشلم ایک اسلامی شہر دکھائی دیتا ہے۔ میں ہوٹل کے 6 فلور پر واقع ریستوران کی کھلی کھڑکیوں سے یروشلم دیکھتے ہوئے یہ سب باتیں سوچ رہا تھا، اور کھڑکیوں سے باہر تیز ہوا مسلسل شور کر رہی تھی۔ ہوا کے شور میں مجھے نالا اور شیون کی سی کیفیت محسوس ہوئی۔ مجھے لگا جیسے ہوا ماتم کر رہی ہو، لیکن کیوں اور کس کا ماتم؟ شاید ان حملہ آوروں کو جو بار بار اس شہر کی حرمت کو پامال کرتے رہے ہیں۔ دراصل پرانے یروشلم کا محل وقوع کچھ ایسا ہے کہ وہاں تقریباً ہر وقت تیز ہوا اسی طرح چلتی رہتی ہے۔ کھڑکی کھول لیں تو تیز ہوا کے پھریرے کمرے میں دار آتے ہیں اور ہوا کا شور، نالا اور شیون بند ہو جاتا ہے، لیکن کھڑکی بند کریں تو تیز ہوا کی فریاد کی لے پھر سے سنائی دینے لگتی ہے۔ یروشلم میں بھی چاروں موسم اپنے اپنے وقت پر اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ گرمیوں میں تیز چلنے والی خوشگوار اثر چھوڑتی ہے، جبکہ سردیوں میں یہ ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے اور ساکنان یروشلم کے لیے اذیت و آزار کا سبب بنتی ہے۔ ہوا کے شور و شغب کے باوجود ہوٹل کی چھت پر واقع ریستوران کی کھڑکیاں بند رہتی ہیں۔ ہوا کی فریاد کی لے کے باوجود انہیں کھولا نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک آدھ کھڑکی کھولی جائے تو ہوا کا نالا شیون یقیناً رک جائے گا، لیکن ریستوران کے اندر کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ریستوران کے بیرے نے مجھے شہر کے حسن و جمال میں کھوئے دیکھا تو کہنے لگا، سر ناشتہ کر لیں ورنہ ہم سامان اٹھانے جا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے پلیٹ لے کر عربی اور انگریزی خوراک کے پسندیدہ آئٹم اس میں ڈالے اور جبل الزیتون کی طرف کھڑکیوں کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے میں میری نگاہیں اب بھی مسلسل شہر کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ڈوم آف دا راک کا سنہری گنبد سورج کی کرنوں میں پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے پہلو میں مسجد اقصی کا سرمئی گنبد اپنی بہار دکھا رہا تھا، لیکن اپنی یہ کیفیت اور عالم تھا کہ صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا ایسا اٹھائیے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو مین وائل ہوٹل کی کھڑکی سے یہ یروشلم کا نظر آنے والا منظر ہے، جسے آپ بھی دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر کتنا خوبصورت شہر ہے۔ شکریہ۔